नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। पीएम मोदी महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बार फिर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन मोदी जानते हैं कि चुनाव एक बार घोषित हो जाए तो फिर आचार संहिता लग जाती है और उसके बाद सारे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम रद्द करने पड़ते हैं। यानी मोदी तो कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लिए ये सब करना संभव नहीं होगा। और महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी को अपनी सत्ता जरूर चाहिए, वापस चाहिए, किसी भी हालत में उसको उस सत्ता को बनाए रखना है जो उसने बड़ी चोरी से, छल कपट से हासिल की है। और मोदी इसीलिए आज एक बार फिर महाराष्ट्र पहुंचे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में आज हिस्सा लिया, लेकिन इधर महाराष्ट्र में मोदी अपने गुणगान कर रहे थे। उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में ये कहा कि मैं अभी ये 5वां आपका सम्मेलन है और मैं 10वें में भी आऊंगा। यानी मोदी को पूरा विश्वास है कि वो अभी सत्ता में बने रहने वाले हैं, लेकिन सड़कों का हाल देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि मोदी को लेकर लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि आज महाराष्ट्र की सड़कों में मोदी के खिलाफ जमकर हंगामा देखने मिल रहा है और हालत ऐसी हो गई है कि पुलिस को कुछ लोगों को नजरबंद भी करना पड़ा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह महाराष्ट्र में मोदी के खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं, उनसे माफी मांगने कहा जा रहा है। मराठी में ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है माफी मांगा मोदी, और साथ में लगी हुई है शिवाजी की प्रतिमा। जी हाँ, वही प्रतिमा जिसका पिछले साल दिसंबर में 4 दिसंबर को मोदी ने उसका शिलान्यास किया था, उसका अनावरण किया था, लेकिन 9 महीने 8 महीने बीतते न बीतते वो प्रतिमा ढह गई और उसको लेकर अब बड़ा बवाल मचा हुआ है। और बवाल केवल इसी बात को लेकर नहीं है कि मोदी सरकार में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ कि शिवाजी को इस तरह से अपमानित होना पड़ा, बल्कि बवाल इस पर भी है कि शिंदे सरकार के लोग ही आपस में एक दूसरे ठीक से नहीं रह रहे हैं। आज ही अभी शिंदे सरकार के एक मंत्री तानाजी सावंत ने अजित पवार को लेकर ऐसी ओछी टिप्पणी की, जिसके बाद अब एनसीपी बहुत नाराज है और वो तानाजी सावंत से माफी भी नहीं मांग रही, बल्कि वो सीधे सीधे शिंदे सरकार से ये कह रही है कि आप इनको हटाइए, मंत्रिमंडल से हटाइए और हम इस तरह सत्ता में नहीं रह सकते हैं। यानी महायुति यानी एनडीए में भी दरार दिख रही है। तो महाराष्ट्र में इस समय कई बातों को लेकर सड़कों पर बवाल है, सरकार के भीतर बड़ी हलचल मची हुई है। महायुति किस तरह टिकी रह पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि अजित पवार आखिर अब कौन सा फैसला लेंगे, क्योंकि आज अजित पवार पहुंचे राजकोट, जहां पर शिवाजी की मूर्ति गिरी और वहां उन्होंने माफी मांगते हुए एक तरह से उन्होंने ये दावा किया कि हम जल्द ही यहाँ पर एक दूसरी प्रतिमा लगाएंगे। बहुत सारी हलचलें इस समय महाराष्ट्र में चल रही हैं और मेरा ख्याल है कि जब तक इन हलचलों को मोदी पूरी तरह से शांत नहीं कर पाते या उनको ऐसा लगता नहीं कि स्थितियां उनके काबू में आ जाए, तब तक शायद ही महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान होगा। लेकिन चुनाव आयोग भी आखिर कब तक इंतजार करेगा? त्योहार के दिन भी बीत ही जाएंगे, उसके बाद जब चुनाव होंगे तो क्या महाराष्ट्र की जनता इन सारी बातों को भूल पाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र में बवाल बदलापुर की घटना को लेकर भी हुआ है। तो बदलापुर की घटना, शिवाजी की मूर्ति का गिरना, उसके अलावा शिंदे सरकार में आपस में ही एनसीपी और शिवसेना में जिस तरह की तकरार देखी जा रही है, और महायुति के ये जो तीनों घटक दल हैं उनके बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चेहरा अभी तक तय नहीं हो पाया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में इस समय बड़ी हलचल मची हुई है। और ऐसे में मोदी पहुंचे हैं महाराष्ट्र, क्या उनको आज इस बात का एहसास होगा कि महाराष्ट्र में वो आखिर कितने कमजोर हो चुके हैं? क्या है महाराष्ट्र की इस राजनीति का सच और कैसे बीजेपी इसमें पूरी तरह से उलझ चुकी है? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत इस कार्यक्रम में आपका। अमलेंदु जी, अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, मोदी पहुंचे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में आज उनके कार्यक्रम है, पालघर में कार्यक्रम है, बहुत सारे उनको उद्घाटन और शिलान्यास करने हैं, ताकि जैसे ही आचार संहिता लगे उसके पहले वो ये बता सके कि देखो महाराष्ट्र में कितने सारे विकास के काम हुए। लेकिन यहाँ तो महाराष्ट्र की जनता मांग कर रही है कि मोदी माफी मांगो। आज जब वो अपने सम्मेलन में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तब उन्होंने मेरा ख्याल है शिवाजी की मूर्ति को लेकर कुछ नहीं बोला। हालांकि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात की और ये बताया कि किस तरह से उनके कार्यकाल में ट्रांसपेरेंसी आई है और कैसे सब काम हो रहा है। लेकिन आज ये सब जो हम देख रहे हैं, ये जो बवाल देख रहे हैं, और इस बीच तानाजी सावंत का जो बयान आया है, अमलेंदु जी, उस बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा कि वो कैबिनेट मीटिंग में अपने साथी एनसीपी साथियों के बगल में बैठते हैं, लेकिन बाहर में उल्टी जैसा महसूस होता है। टिप्पणी है ये किसी के लिए भी कि आपके बगल में बैठा बाहर आके बोले कि उसके बगल में बैठने के बाद मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ, ये बता रहा है कि वो
कितनी घटिया सोच रखते हैं। और इस पर एनसीपी जो है, दोनों ही गुट, यानी शरद पवार का गुट भी काफी नाराज दिख रहा है और अजित पवार का गुट तो नाराज है ही। एनसीपी प्रवक्ता और जो एमएलसी हैं अमोल मिटकरी, उन्होंने तो साफ कि क्या गठबंधन को बरकरार रखना केवल उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये कह दिया कि हम सिर्फ गठबंधन धर्म निभाने के लिए चुप हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि तानाजी सावंत को नहीं पता कि उल्टी का कारण क्या है, वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य का इससे कुछ लेना देना होगा, लेकिन महायुति में होने के कारण अगर उन्हें उल्टी हो रही है तो केवल एकनाथ शिंदे ही हमें बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है। और मजे की बात यह है अमलेंदु जी की अभी तक ना एकनाथ शिंदे ना देवेंद्र फडणवीस, किसी का इस पर कोई बयान, कोई माफी, कोई निंदा, कुछ भी नहीं आया है। कम से कम इस कार्यक्रम के होते तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। उधर अजित पवार गुट के ही जो एक और प्रवक्ता है उमेश पाटिल, उन्होंने कहा या तो वो रहेंगे या एनसीपी, यानी या तो तानाजी सावंत रहेंगे या एनसीपी रहेगी। अगर उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो हमें महायुति मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए। और हम सत्ता के लिए बेचैन नहीं है, हम ऐसे मंत्री के साथ काम नहीं कर सकते जो इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करता है। उधर अजित पवार गुट के ये जो लोग हैं, ये जिस तरह से बोल रहे हैं, वहीं शरद पवार गुट के लोग भी काफी इस बात से नाराज हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे के किसी नेता ने इस तरह की टिप्पणी कैसे की। क्योंकि एक महेश तापसे हैं, मुख्य प्रवक्ता जो है एनसीपी शरद पवार गुट के, उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि अजित दादा, जिनका कभी एनसीपी में बहुत सम्मान था, सत्ता के लिए इस तरह आत्मसम्मान से समझौता करेंगे। अमलेंदु जी यहाँ सीधे सीधे अजित पवार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है शरद पवार गुट की जो मतलब एनसीपी जो है, और दूसरी ओर शिवसेना की ओर से अभी तक इस पर एक भी माफी का शब्द नहीं आना, कोई खेद प्रकट नहीं करना। एकनाथ शिंदे के ही मंत्री हैं, वो उन्हीं के पार्टी के सदस्य हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जब ये शिवसेना तोड़ी जा रही थी तो शिवसेना विधायकों के एक धड़े को विद्रोह करने के लिए, मनाने के लिए और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के समर्थन में उन्होंने कई बैठकों में भाग लिया। यानी उन्होंने खुद ये स्वीकारा है कि ये जो शिवसेना तोड़ी है उसमें मेरा बड़ा हाथ है, ये उन्होंने स्वीकारा है। ये बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, क्या इतने अपमान के बाद अजित पवार रह पाएंगे? और जब अजित पवार अगर ऐसा फैसला लेते हैं तो उनकी पार्टी के लोग भी इसका विरोध करेंगे कि जब अजित पवार का ऐसा अपमान हो रहा है तो उन लोगों की तो क्या ही फिर पूछ होगी। क्या महायुति इस समय पूरी बिखर चुकी है? देखिए सुमित्रा जी, जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से अब ये बयानबाजियां शुरू हो गई हैं एक दूसरे के प्रति, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि महायुति में बिखराव अब शुरू हो गया है और इस बिखराव को भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं सकती है। या ये भी हो सकता है सुमित्रा जी कि इस बिखराव के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही हो, क्योंकि अजीत पवार को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आरएसएस की तरफ से पिछले दिनों हमले हुए हैं, उससे ये साफ समझ में आता है कि अजीत पवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अब एक हिचक सी बन रही है। और शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो कहलवाया गया है शिवसेना के नेता से, बीजेपी सीधे सीधे कुछ कहना ना चाहती हो और शिवसेना शिंदे के ज़रिए कहलवाया गया हो ताकि अजीत पवार खुद छोड़ दें और बीजेपी के ऊपर ये दोष ना आए कि बीजेपी की वजह से अजीत पवार ने महायुति छोड़ दिया है। तो ये बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है सुमित्रा जी, इसको ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन क्या अजीत पवार इतनी आसानी से छोड़ देंगे और अजीत पवार इस पे छोड़ देंगे? मुझे लगता है कि अजीत पवार इस मसले पर किसी भी हाल में गठबंधन को नहीं छोड़ेंगे, वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, चूँकि अजीत पवार भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि अब गठबंधन से अलग होकर अगर चाचा ने स्वीकार नहीं किया तो अजीत पवार फिर जाएंगे कहाँ। तो अब अजीत पवार के सामने संकट ये है कि या तो वो अपने दम पे पूरा चुनाव लड़ें, और अगर अपने दम पे पूरा चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो किसको नुकसान किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे वो एक अलग का मसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर इस नुकसान को कैसे बर्दाश्त करेगी या इसकी क्या काट निकालेगी, भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। अजीत पवार की पूरी रणनीति अब समझ में ये आती है कि वो बीजेपी के ऊपर दबाव बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको लड़ने को मिले, और यही दबाव एकनाथ शिंदे की पार्टी भी बीजेपी के ऊपर दबाव बना रही है कि ज़्यादा सीटों पे वो लड़े और बाकी बीजेपी और अजीत पवार आपस में जो बांटना है वो बांटें। बीजेपी की रणनीति ये है कि शिंदे और अजीत पवार को आपस में लड़वा कर ज़्यादा सीटों पे बीजेपी लड़े
और हार का ठीकरा जब फोड़ने की बारी आए तो शिंदे या अजित पवार को इसके लिए दोषी ठहराया जा सके, या बाद में अगर कोई सरकार बनाने की परिस्थितियां बनी हुई, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस का दावा था कि अगर 100 सीटें आ जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की तो जो भी सरकार बनाएगा वो बीजेपी के मतलब सरकार बनेगी, बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाएगा। तो वो अगर 100 सीटों का जीतने का इंतज़ार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर वो ये चाहेंगे कि फिर ये दोनों उनके दबाव में रहें और सरकार फिर बीजेपी की बने और ये सरकार में शामिल हों या बाहर से समर्थन दें। वो खैर बहुत दूर की चीज़ें हैं, वो स्थिति पैदा होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो फिलहाल दिखाई पड़ रहा है सुमित्रा जी, ये शिवसेना के सिर्फ मंत्री का एक बयान नहीं हो सकता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति काम कर रही है कि अजीत पवार पे किस तरीके से दबाव बनाया जाए ताकि वो ज़्यादा हिस्सा ना मांगे। चूँकि पिछले दिनों खबरें आई थी कि अजीत पवार ने 80 सीटें मांगी हैं कि 80 सीटों पर अजीत पवार लड़ेंगे। इधर अजीत पवार ने एक यात्रा निकाली थी अभी, जनसंपर्क यात्रा या क्या 10-12 दिनों की, तो अजीत पवार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अजीत पवार गले की हड्डी बन गए हैं, वो ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संकट खड़ा हो गया है सुमित्रा जी। अब अजीत पवार मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना के किसी नेता के कहने से गठबंधन छोड़ देंगे, लेकिन हाँ ये दबाव जरूर बनाएंगे कि बीजेपी के दबाव में एकनाथ शिंदे कोई इस तरीके की चीज़ें ना करें। अब इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है एकनाथ शिंदे को। जो अजीत पवार के लोगों के बयान है कि शिंदे ही बताएंगे कि इस तरीके की उन्हें उल्टी आती है कि नहीं आती है, जो ये कहा जा रहा है। तो सुमित्रा जी ये साफ तौर पर जाहिर है कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अन्य राज्यों में भी खेल करती रहती है अपने सहयोगियों के साथ, वो खेल उसने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ भी खेलना शुरू कर दिए हैं। सुबह ही चिराग पासवान कह रहे थे कि उनको डराया नहीं जा सकता है, बीजेपी में उनके सांसद चले जाएंगे इसको लेकर। तो ये समझा जा सकता है साफ तौर पे कि इस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ पूरे देश में कर रही है, और ये काम उसने अब महाराष्ट्र में शुरू कर दिया है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ भी। जी बिल्कुल, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इन दो के सहयोग से ही बीजेपी जो है वो सत्ता में बनी हुई है। लेकिन उसको जैसा हमेशा से होता आया है, पहले अकाली दल फिर शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी उसकी साथी नहीं रही, लेकिन फिर भी अजीत पवार को एक नहीं बल्कि दूसरी बार वो अपने साथ लेने में कामयाब हो गई है। लेकिन अब जिस तरह का अपमान हो रहा है अजीत पवार का, उसके बाद सवाल यही है कि महाराष्ट्र की जनता इस बीजेपी के खेल को समझेगी कि नहीं। लेकिन दूसरा सवाल अमलेंदु जी, अपमान जैसे अजीत पवार का हुआ, लेकिन इस समय जो एक बड़ा अपमान महसूस कर रहे हैं महाराष्ट्र के लोग वो है शिवाजी की मूर्ति गिरने से। जिस तरीके से मालवन की वो जो मूर्ति है 35 फीट ऊंची और वो गिर गई और उसके लिए बताया गया कि हवा जिम्मेदार है, और अब एकनाथ शिंदे ने उसके लिए समिति भी बना दी है और एक हाथ किसी को बर्खास्त भी किया है। सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर राजनीति थम नहीं रही है। कल ही संजय राउत ने अजीत पवार से ये कहा था कि आपको दुख है तो आप इस पर फिर इस्तीफा दे दीजिए, आप सत्ता में मत बने रहिए। आज अजीत पवार वहां पहुंचे मालवन और वहां उन्होंने उस जगह का दौरा भी किया और उन्होंने ये कहा कि हम इसी जगह पर शिवाजी की भव्य प्रतिमा स्थापित करेंगे, ये हमारा संकल्प है। मराठी में उन्होंने ये ट्वीट भी किया है इसको लेकर बड़ा चौड़ा, और उन्होंने ये सब जो लिखा है, उनकी तस्वीरें आई हैं। लेकिन महाराष्ट्र में उधर एकनाथ शिंदे ने भी ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो शिवाजी महाराज के 100 बार पैर छूने और घटना के लिए माफी मांगने से नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन बीजेपी के लोग अभी भी इसमें दूसरे सिर को तलाश रहे हैं कि किसी तरह से इसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ दिया जाए। क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी शिवसेना ने, संजय राउत ने ये भी बताया कि 1 सितंबर से वो जूता मारो अभियान भी शुरू करने वाले, मतलब बहुत ज्यादा नाराजगी है, तब इस तरह के अभियान का मतलब नाम भी दिया गया है। क्या कहेंगे अमरेंदु जी, क्या महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवाजी की प्रतिमा गिरी है वो भी चुनाव के मौके पर, मतलब अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई लेकिन चुनाव का माहौल तो बन ही चुका है, जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन आगे बढ़ गया है, वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बात हो गई है, सब कुछ वहां तय दिख रहा है। महायुति अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही, बिखरी बिखरी सी चल रही है। यानी चुनावी माहौल में दोनों तरह की चीजें दिख रही हैं, टेंशन बना हुआ है, और ऐसे टेंशन के बीच में अगर शिवाजी की प्रतिमा गिरती है, महाराष्ट्र के लोगों का जिनसे बड़ा ही भावनात्मक संबंध भी रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक किरदार ही नहीं है वो, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत है, और उनसे बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से
जो मराठी लोग जो हैं या महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में क्या ये जो प्रतिमा का गिरना बीजेपी के गिरने की चेतावनी है अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, ये निश्चित तौर पे चेतावनी है। और चूंकि हवा से मूर्ति गिर गई तो एक शेर याद आ गया कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो अगर हवाओं को ही तय करना है कि मूर्तियां टिकी रहेंगी कि गिर जाएंगी, तो हवाएं फिर अब बहुत कुछ तय करेंगी। और हवाएं जो चल रही हैं समित्रा जी, वो हवाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कम से कम अच्छी नहीं हैं, वो हवाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखदायी साबित होने जा रही हैं, ऐसा संकेत मिल रहे हैं। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पहुँचे मुंबई, और जब वो मुंबई में हैं, सड़कों पर जो बवाल हो रहा है, जो पोस्टर जिस तरीके से लग रहे हैं, माफ़ी मांगा मोदी, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ खिलवाड़ किसी भी तरीके का महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जैसा आपने बताया, और वो चीज़ें और भी खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तो माफ़ी मांग चुके हैं इसके लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी भी तरीके से इस घटना पर कोई माफ़ी नहीं मांगी है। बल्कि देवेंद्र फडणवीस का कहना यह है कि हम इससे भी अच्छी प्रतिमा लगा देंगे, यानी आप इससे भी अच्छी प्रतिमा लगा देंगे, मगर जो प्रतिमा गिर गई उसके लिए आपको कोई अफसोस नहीं है। ये देवेंद्र फडणवीस के बयान का निहितार्थ निकाले जा सकते हैं समित्रा जी। यानी शिवाजी को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो साफ तौर पर सामने आ रहा है, और इसीलिए मांग उठ रही है कि माफ़ी मांगा मोदी, माफ़ी मांगो मोदी। आपको याद होगा समित्रा जी की जो भगत सिंह कोश्यारी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध स्वयंसेवक भी हैं, वो महाराष्ट्र के जब गवर्नर थे तो उन्होंने शिवाजी महाराज को लेकर एक बहुत घटिया टिप्पणी जो कर दी थी। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में ज़बरदस्त तरीके से उफान आ गया था, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा कि उनको वहाँ से हटाया जाए गवर्नर के पद से। हालांकि उसके लिए इंतज़ार किया, लंबा चला, और थोड़े समय बाद हटाया गया, लेकिन समझा यही जाता है कि उसके पीछे कारण यही था उनको हटाने के पीछे कि उन्होंने शिवाजी महाराज के प्रति एक घटिया टिप्पणी कर दी थी। तो ये अगर शिवाजी महाराज की प्रतिमा वहाँ गिर रही है हवा से, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके से शिवाजी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। चूँकि ये सिर्फ प्रतिमा गिरने का मसला नहीं है, जैसा कि हमने बताया कि भगत सिंह कोश्यारी ने जो कहा था वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही विचार थे। तो भारतीय जनता पार्टी के शिवाजी महाराज के प्रति जो विचार हैं वो एक तरीके से सामने आ रहे हैं इस प्रकरण के ज़रिए। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, और महायुति जो है उसके जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो उसके सहयोगी हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टियां, वो बैकफुट पर नज़र आ रही हैं, वो माफ़ी मांगती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो माफ़ी जिसको मांगनी चाहिए थी वो माफ़ी ना मांगकर माफ़ी जो मांग रहा है वो मांग रहे हैं उनके सहयोगी। अब एकनाथ शिंदे ने तो समित्रा जी इसके लिए एक तरीके से देखा जाए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। एकनाथ शिंदे का कहना यह है कि ये प्रतिमा जो बनाई थी वो नेवी ने बनाई थी, और नेवी किसके अंडर में है? नेवी मोदी सरकार के अंडर में है, वो काम कर रही है। यानी अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, प्रतिमा बनाने में कोई चूक हुई है, उसके रखरखाव में कोई चूक हुई है, उसके लिए सारी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे ने नेवी के ऊपर यानी मोदी सरकार के ऊपर डाल दी है। और एक तरीके से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है कि इसमें महाराष्ट्र की सरकार का कोई योगदान या कोई हाथ इसमें नहीं है। तो अब समझा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री है जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि वो आप उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ें जिसको आपने सरकार बनवाई, वो भी इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाल रहा है। तो समिता जी, ये महाराष्ट्र में जो शिवाजी की प्रतिमा का मसला है ये भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन गया है। मोदी जी इस पर माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं और इस पे भारतीय जनता पार्टी अगर माफ़ी नहीं मांगती है तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। ऐसे में शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की, उसको और अजीत पवार को, दोनों को ये सोचने पर बाध्य होना पड़ेगा कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। या यह भी हो सकता है समित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी इसी बहाने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से पल्ला भी छुड़ाना चाहती होगी, किसी तरीके से इनसे पल्ला छूटे तो ज़्यादा सीटों पर, सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ें, ये भी उसके मन में हो सकता है, इसीलिए वो माफ़ी नहीं मांग रही है। लेकिन क्या ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में कोई लाभ पहुंचाने वाली होगी? ये देखना होगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है कि नुकसान होता है। हमारा सोचना ये है कि अगर ये रणनीति भी है भारतीय जनता पार्टी की तो ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही इससे होगा।
जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को भी ये एहसास है कि उसको महाराष्ट्र में नुकसान हो सकता है, बल्कि देवेंद्र फडणवीस का, जिस पर हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले ही चर्चा की थी, जो उन्होंने कहा था कि हमको 100 सीटों का टारगेट लेकर चलना चाहिए, और जिस तरह से कांग्रेस का एक जो आंतरिक सर्वे हुआ था और उसमें कांग्रेस ने ये महायुति को कुल 100 मतलब 98-99 से लेकर 103 सीटें तक ही दिखाई हैं पूरी मिलाकर, यानी जिसमें शिंदे गुट को भी कम सीटें हैं, अजित पवार गुट तो 8-9 सीटों पर ही है, और बीजेपी जो है वो 60-65 सीटों पर दिख रही है। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी को भी इस नुकसान का अंदाजा है, और बीजेपी अब जब नुकसान का अंदाज होता है तो किस तरह से वो दमन के काम करती है, ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस समय मेरा ख्याल है वर्षा गायकवाड़ है, जिनको की वो नजरबंद, मतलब बहुत सारे लोगों को, अभी हमने जो आपको शुरू में ही बताया कि मोदी महाराष्ट्र में है और सड़कों पर बवाल हो रहा है, वो इसी बात को लेकर हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता और बाकी विपक्ष के नेता भी मांग कर रहे हैं मोदी से कि आप माफी मांगो। लेकिन आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में मोदी ये पूछते हैं ये आपका कौन सा साल है, और जवाब मिलता है 5वां साल, तो उन्होंने कहा 10वें साल में भी मैं ही आऊंगा। अमरेंदु जी, ये इतना कॉन्फिडेंस जो है, या ओवर कॉन्फिडेंस जो है, ये क्या ऑपरेशन लोटस के बूते ही आता है? क्योंकि हमने देखा है अभी हरियाणा का भी एक मंत्री का बयान था जिसमें वो बोल रहे थे कि वो दिल्ली से सब मैनेज हो जाएगा और सरकार जो है वो बन ही जाएगी। मतलब ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं बीजेपी के लोग कि कैसे भी चुनाव हो जाए, किसी को भी कितनी सीटें मिल जाए, लेकिन आखिर में सत्ता में तो हम ही आएंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे उद्धव ठाकरे के साथ जब मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं हो पा रही थी, तो कैसे सुबह सुबह मतलब 4-5 बजे जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली देवेंद्र फडणवीस ने। उसके कुछ समय बाद किस तरह से एकनाथ शिंदे को तोड़ लिया, फिर कैसे अजित पवार को तोड़ लिया, कैसे बार बार कभी वो नवनीत राणा को आगे करके कोई बवाल खड़ा करती है बीजेपी, कभी किसी और मसले पर। अभी लाडली बहना योजना का पैसा जो है वो देने गए थे मोदी, आज वो फिनटेक फेस्ट में पहुंच गए। उसके अलावा और भी आज वो शिलान्यास उद्घाटन सब करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में महाराष्ट्र के लोगों की जो चिंता है, जो सवाल है, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कैसे बारिश के कारण वहां हालत खराब है, कैसे वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब हो रहा है, किस तरह से वहां के लोगों की रोजमर्रा की तकलीफें हैं, किस तरह वहां पर लोग महंगाई, बेरोजगारी, विकास, इन सब के मसलों पर जूझ रहे हैं, किस तरह वहां पर ये इस बात का दर्द हो रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस बात को उठा दिया है कि यहाँ से प्रोजेक्ट्स जो है वो गुजरात जा रहे हैं। बहुत सारे मसले हैं, लेकिन बीजेपी किसी भी मसले पर परेशान नहीं दिख रही, और मोदी जो है अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं 10वें साल में भी मैं ही आऊंगा। और ये देखिए वर्षा गायकवाड़ किस तरह से अभी शिवाजी की मूर्ति को अपने सिर पर रख कर ले जा रही हैं। ये जो तस्वीरें बता रही हैं अमलेंदु जी, क्या ये महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की तस्वीरें दिख रही हैं आपको? संमित्रा जी, निश्चित तौर पे ये तस्वीरें महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की भी समझी जा सकती हैं, और हालांकि ये विवाद काफ़ी बढ़ रहा है, और जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में ही हैं, और जब मुंबई में है उस समय सड़कों पर जिस तरीके से बवाल हो रहा है शिवाजी की प्रतिमा को लेकर, उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट तो निश्चित तौर पर पैदा हो गया है। एक तो जो कहावत है ना समिता जी की, कोण में खाज वाली स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गई। एक तो पहले ही जनता भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, ऊपर से ये शिवाजी की प्रतिमा का जो प्रकरण हो गया है ये काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। जाहिर सी बात है, चूँकि राजनीति है तो विपक्षी दल भी इसका लाभ उठाएंगे और इस पर आंदोलन करेंगे, और वो कर रहे हैं। जो काम सत्ता पक्ष का है, अंतर विरोधों से, विपक्ष के अंतर विरोधों से लाभ उठाना, वही काम विपक्ष का भी है कि जब सरकार घिरी हुई हो और उसको किन्हीं मुद्दों पे घेरा जा सकता हो तो उसको घेरा जाए। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। सवाल ये है कि क्या सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पा रही है, क्या उसके पास कोई रास्ता है? अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान हैं उससे ये साफ तौर पर समझ में आता है समिता जी कि भारतीय जनता पार्टी शायद ये सोच रही है कि समय के साथ ये मुद्दा डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन ये इतना गंभीर मुद्दा है कि समय के साथ डाइल्यूट होने वाला नहीं है, और इसके दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतने ही पड़ेंगे। ये साफ तौर पे समझा जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी तक तो चुनाव की घोषणा इसलिए नहीं करवाई गई कि सोचा गया कि जैसा कि आरोप लग रहे हैं कि चूँकि सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयरिंग का अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है, कोई फार्मूला नहीं निकला है कि किस तरीके से वो सीट शेयरिंग कर सकते हैं, तो इसलिए चुनाव में देरी की गई। अब चुनाव में जितनी देरी हो रही है तो नए नए मुद्दे निकल कर के आ जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए समिता जी कि अगर चुनाव की घोषणा
हो गई होती महाराष्ट्र में भी, तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा इस समय नहीं बनता, आंदोलन इस तरीके से सड़क पर नहीं होता, फिर वो चुनाव में भाषण तो मुद्दा वो सिमट कर रह जाता। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में आपने चुनाव की घोषणा नहीं करवाई और अब विपक्ष इस बात की फिराक में रहेगा कि आपकी क्या क्या कमजोरियां हैं जिसको जनता के सामने रखा जा सके। जाहिर सी बात है कि विपक्ष को ये चीज़ मिली है कि आपने इसमें कोई घपले घोटाले किए हैं, जो कि आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया और जिस व्यक्ति ने इस प्रतिमा का निर्माण किया, कंस्ट्रक्शन किया, उस व्यक्ति को प्रतिमा के कंस्ट्रक्शन का कोई अनुभव नहीं था। आरोप ये है विपक्ष के कि ये एकनाथ शिंदे के जो पुत्र हैं उनके किसी मित्र की ये कंपनी है जिसने इसको बनाया। अब वो कोई जांच होगी समिता जी, तब मालूम पड़ेगा कि ये क्या था क्या नहीं था। हालांकि एक जो कंसल्टेंट आर्किटेक्ट था उसको आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। अब वो कंसल्टेंट आर्किटेक्ट को गिरफ्तार करने से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो दोष लगे हैं वो माफ़ नहीं हो जाते हैं। मतलब उस गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है, उसको जवाब देने होंगे। तो इसीलिए जो आज मुंबई की सड़कों पर पोस्टर लगे हुए हैं मोदी माफ़ी मांगो, और शिवाजी की प्रतिमा लेकर कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, वर्षा गायकवाड़ को हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो शिवाजी की प्रतिमा लेकर के पुलिस वैन में चढ़ती हैं और फिर पुलिस वैन से उतरती भी दिखाई दे रही हैं। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समिता जी कि ये मसला अब बड़ा बन गया है, भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गया है। अब भले ही आप अमित शाह गए थे वहाँ महाराष्ट्र में, तो शायद कुछ अफजल का कुछ नाम वाम कुछ ले रहे थे क्या, तो अब चाहे अफजल को याद कीजिए चाहे किसी को याद कीजिए, मगर आपने जो महाराष्ट्र के साथ अफजल वाला काम किया है उसको महाराष्ट्र की जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष इसकी रणनीति तैयार बना रहा है कि आपको अफजल ठहरा सके। एकनाथ शिंदे आपको अहमद शाह अब्दाली ठहरा ही चुके हैं, और जो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि महाराष्ट्र के उद्योग किस तरीके से उठकर गुजरात चले जा रहे हैं, तो सर मित्रा जी मुझे लगता है कि ये चुनाव जो पूरा महाराष्ट्र का होने जा रहा है ये गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र की शक्ल लेता जा रहा है, और इसके लिए अब जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ठहराया जाएगा कि महाराष्ट्र के साथ जो जो अन्याय हुए हैं उसकी जिम्मेदारी इनकी है, और उद्धव ठाकरे के साथ भी जो विश्वासघात किया या जो उनके साथ अन्याय हुआ उसकी भी जिम्मेदारी मोदी और शाह पे डाली जाएगी। इसकी तैयारी शायद विपक्ष कर रहा है समित्रा जी। जी बिल्कुल, विपक्ष इसकी तैयारी कर रहा है। अमलेंदु जी, आपने अभी वो एकनाथ शिंदे शायद गलती से नाम ले लिया, उद्धव ठाकरे ने ये कहा था अहमद शाह अब्दाली जो अमित शाह के लिए। और ये जो अफजल खान वाला मामला है, ये आदित्य ठाकरे के जो उनका जो बरली विधानसभा क्षेत्र है वहां पे दही हांडी के उत्सव में इसका पूरा नाट्य रूपांतरण किया गया। और हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में अभी उत्सवों का सिलसिला शुरू हो गया है। लोकमान्य तिलक ने ये शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, इन दो उत्सवों की शुरुआत की थी, और हालांकि दही हांडी भी वहां पर एक बड़ा उत्सव होता ही है, और अब वहां पर गणेश उत्सव की तैयारी है। तो अभी देखना होगा कि गणेश उत्सव में भी अब किस तरह से प्रतिमाएं लगेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र इस बात के लिए, और गणेश उत्सव जो है वो खास तौर पर इस बात के लिए जाना जाता है कि वहां गणेश जी की मूर्तियों को तरह तरह के रूप दिए जाते हैं और उनके जरिए जो है वो संदेश भी दिए जाते हैं। तो इस बार महाराष्ट्र में किस तरह की मूर्तियां लगेंगी बप्पा की, उससे समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता का मूड आखिर क्या है। लेकिन अमलेंदु जी, फिलहाल जो बात हम कर रहे हैं शिवाजी की मूर्ति की, और जिसको लेकर अब अफजल खान का नाम लेकर अगर बीजेपी किसी तरह से घेरना चाह रही है आदित्य ठाकरे गुट को, यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को, तो क्या यहाँ पर ये बात उसी पर उल्टी नहीं पड़ जाएगी? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यानी ये जो शिवाजी की मूर्ति गिरने का प्रकरण हुआ, उसके बाद बीजेपी नेता मेरा ख्याल है नारायण राणे, उन्होंने एक महिला पत्रकार के साथ बहुत अभद्रता की। जब उनसे सवाल पूछ रही थी वो महिला, तो सीधे उसके माइक को ही पकड़ लिया। मतलब यहाँ बीजेपी जिस तरह से नाराज दिखाई, मतलब वो नाराज भी नहीं कहना चाहिए बल्कि वो अपना आपा खो बैठती है, और जब इस तरह के नेता अपना आपा खो बैठते हैं तो उसका मतलब कि कहीं ना कहीं कमजोरी उन्हीं में है। क्योंकि अमूमन नेता जो है उनका काम है कि वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे, अगर कोई घटना हुई है तो उसका जवाब दे, ये ना हो कि आप उसका माइक पकड़ लें या उस पर चिल्लाएं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी बता रहा है कि बीजेपी कितनी कमजोर है। और यहाँ अमलेंदु जी, उद्धव ठाकरे का एक और बयान याद आता है। आज ये जो अजित पवार गुट के नेता ने कहा कि या तो अब वो रहेंगे या एनसीपी रहेगी, और इसी तरह की बात उद्धव ठाकरे ने कही थी। सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दी थी कि या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। ये बिल्कुल जो आर पार की लड़ाई इस बार महाराष्ट्र में होने जा रही है, क्या इसका कोई संबंध या इसका कोई असर आगे जाकर आप केंद्र की राजनीति पर भी पड़ते हुए देखते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में भी एनडीए है और केंद्र में भी एनडीए ही इस समय है, मतलब मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार चल रही, सहयोगियों के दम पर चल रही है।
और जिस तरह से आपने अभी शुरू में बताया कि कैसे शिंदे गुट या अजित पवार गुट को खत्म करने की कोशिश बीजेपी अलग अलग तरीकों से कर रही है ताकि उसका जो हाथ ऊपर रहे और सीट शेयरिंग की भी बात हो तो वो अपना हिस्सा ज्यादा ले। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के अनुसार आर पार की लड़ाई हो गई, मान लीजिए अगर महागठबंधन जीतता है, जिसके की अभी भी संभावनाएं बताई जा रही हैं, तो क्या ऐसे में मोदी सरकार के लिए केंद्र में भी बड़ी चुनौती हो जाएगी? देखिए समिता जी, मोदी जी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र हाथ से गया तो केंद्र की सरकार डगमगा जाएगी, और इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के साथ नहीं कराए गए, जबकि हरियाणा के 1 महीने पहले कराए जा रहे हैं, और महाराष्ट्र के चुनाव को चुनाव आयोग कह रहा है कि वो लगभग जो अभी टालेगा 6 महीने और। जो जिस तरीके की उनकी भाषा थी, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी भाषा से समझा जा सकता है कि वो कम से कम 6 महीने टालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या 6 महीने टालने के बाद भी महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? महत्वपूर्ण सवाल ये है। अगर वो नहीं जीत पाती है और हार होती है उसकी, तो उसका सीधा सीधा असर दिल्ली पे पड़ना है। मोदी जी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इसका प्रभाव दिल्ली पे पड़ेगा, इसीलिए तमाम विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग से ये नहीं कह पाते हैं कि भाई ये 5 राज्यों के चुनाव आप एक साथ करा लीजिए, जो उपचुनाव हैं विधानसभा के वो भी साथ में करवा लीजिए, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, वो भी नहीं कराए जा रहे हैं। तो इसका मतलब समिता जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझ रही है कि महाराष्ट्र का चुनाव हारने के बाद और हरियाणा भी चुनाव हारे, इन दोनों राज्यों के चुनाव हारने के बाद जो नैरेटिव बनेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनेगा, एनडीए में भी और बीजेपी में भी। एनडीए में तो होगा ही, सहयोगी समझ जाएंगे कि अभी इनका काम खत्म हुआ, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। इधर बीजेपी के अंदर जो मोदी विरोधी गुट है, जो अभी शांत रहता है कि मोदी बहुत ताकतवर हैं, किसी की सीटी निकलवा सकते हैं, किसी की कुछ करवा सकते हैं, जो ये एक र्यूमर्स जिस तरीके की होती हैं कि साहब बहुत ताकतवर हैं नरेंद्र मोदी और सबके पीछे कुछ ना कुछ लगा के रखते हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं, तो वो उन सब बातों जिनके लिए होती हैं कि इनके लिए कुछ किया जा सकता है, वो सारे लोग फिर मुखर होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब मतलब जो शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो कमज़ोर होता है, तो फिर नीचे के लोग जो उसको हथियाना चाहते हैं उस जगह को, वो ताकतवर होकर के फिर उभरते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सत्ता संघर्ष जो है वो शुरू हो जाएगा और नरेंद्र मोदी उसमें फिर बैकफुट पे जाते हुए नजर आएंगे, दूसरे लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है समिता जी, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में अंदर जो चीज़ शुरू होंगी उससे मोदी जी की सरकार अस्थिर होगी, और इसीलिए ये टालने की कोशिश की गई है चुनाव कि अभी कम से कम 6 महीने तो आनंद उठा लिया जाए सरकार बनने का। ऐसा ना हो कि उससे पहले ही दिल्ली में मातम मनना शुरू हो जाए, तो वो दिल्ली में मातम थोड़ा देर से मने, इसके लिए महाराष्ट्र में चुनाव देर से करवाए जा रहे हैं, शायद ऐसा समझा जाता है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में देर से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास ठीक ठाक बहाने हो गए हैं कि त्योहारों का सीजन है, फसल भी मतलब अभी ये किसानी का भी समय है, बहुत सारी बातें जो हैं चुनाव आयोग ने अभी बोल दी हैं। लेकिन ये जो तानाजी सावंत वाला मसला हो गया है, और जिसके बाद अब एनसीपी गुट, मतलब अगर अजित पवार सत्ता में बने रहते हैं तब भी उनके लिए नुकसान है, क्योंकि जैसे शरद पवार गुट की ओर से सवाल उठ ही गया है कि क्या सत्ता उनको आत्मसम्मान से भी ज्यादा प्यारी है। और इधर एनसीपी गुट अजित पवार के लोगों ने ही ये जो बोल दिया है कि हमको नहीं रहना है और या तो वो रहेंगे या हम सत्ता में रहेंगे। अगर अमलेंदु जी इस तरह से सत्ता गिर जाती है, सरकार गिर जाती है, मान लीजिए अजित पवार अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, तो हो सकता है बीजेपी फिर कोई जोड़ तोड़ करे। वैसे संख्या बल अभी उसके पास है, लेकिन ऐसे में चुनाव में उसको बहुत नुकसान हो सकता है। और अगर अभी किसी तरह एनसीपी अगर ये शिंदे सरकार, मौजूदा सरकार को गिरा देती है, तब तो फिर बीजेपी के लिए उठकर खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आज मोदी महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं, मुंबई में हैं, उनके उद्घाटनों और शिलान्यासों का कार्यक्रम जारी है। अभी अजित पवार और एकनाथ शिंदे अभी कुछ मतलब आधा घंटे पहले की खबर है, मतलब सब एक साथ सब मंच पर हैं। लेकिन ये जो एकता मंच पर दिख रही है, ये क्या चुनावी मंच पर भी ये एकता बनी रहेगी? इस समय महायुति यानी एनडीए के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। और इधर सड़कों पर जो बवाल मचा हुआ है
उस पे बीजेपी किस तरह से निपटेगी। सड़कों से उठते हुए अब सोशल मीडिया पर भी आज अभी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है मोदी माफी मांगो, वो जो ट्रेंड कर रहा है, उसके बाद इन सारी बातों का बहुत गलत असर बीजेपी पर पड़ता हुआ दिख रहा है। देखना होगा कि बीजेपी अपने आप को इस झंझट में फंसने से किस तरह बचाती है, या वहां पर उसके लिए इतना कीचड़ फैल चुका है कि फिर कमल का खिलना जो है वहां पर मुश्किल हो जाएगा, उसके पैर वहां पर धंस जाएंगे। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। हम लोग आगे भी इसी तरह खबरों को लेकर आते रहेंगे और विश्लेषण करते रहेंगे। आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। अमरिंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज आप हमारे साथ जुड़े। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।